हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन यार डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे और फाइनली ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो इसके बाद जो इनऑर्गेनिक बच जाता है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच जाता है। उसके अलावा जो पी ब्लॉक है 12th क्लास का वो भी बचेगा, लेकिन अभी वो एनसीईआरटी में हटा दिया गया ना, तो उस चक्कर में अभी उसको स्किप कर रहेंगे और जैसे ही बाद में सिलेबस का पता चलता है तो बाद में वो कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो एक चैप्टर बचा है। तो अभी आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कल जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल आपको एक लेक्चर मिलेगा बायोलॉजी का, जिसमें अपन कर रहे होंगे इकोलॉजी के जो अपने 3 चैप्टर बचे हुए हैं वो कर रहे होंगे, एक लेक्चर बायोलॉजी का। ठीक है, दूसरा लेक्चर और होगा बायोलॉजी का, जिसमें अपन 11वीं क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं कल। तो उम्मीद करता हूं आप सारे लोग जो है क्लासेस अटेंड करोगे। जिनके बैकलॉग 12th क्लास का रह गया है वो अपनी 12th तो करते रहो, साथ में 11th क्लास जो मैं कल स्टार्ट करूंगा तो 11th क्लास के अंदर जो पहला लेक्चर है उससे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कल बायोलॉजी के 2 लेक्चर होंगे। और क्या होगा, कल कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड जो है उसको भी स्टार्ट करेंगे अपन। और उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपको लेक्चर देखने के लिए मिल सकता है। तो मतलब 2 लेक्चर बायोलॉजी के, 2 लेक्चर आपको केमिस्ट्री के देखने के लिए कल आपको मिल सकते हैं। केमिस्ट्री के अगर 2 नहीं होंगे तो बायो के तो 2 पक्का आपको देखने के लिए मिलेंगे, और धीरे धीरे जो है केमिस्ट्री के भी आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे ना। ठीक है, और आज ये चैप्टर खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला, बाकी इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, बस थोड़ी सी बातें बची हैं वो करनी है, जल्दी से कर लेते हैं। आ जाओ जी, कैसे हो सारे? बढ़िया हो? उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप सारे बढ़िया होंगे। चलो जी, मैंगनीज के यौगिक की बात करते हैं ना। यौगिक किसके यौगिक? मैंगनीज के कंपाउंड्स कौन से है ना। अपन को एक कंपाउंड पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? पोटेशियम परमैंगनेट है ना, ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, मैंगनीज का अपन को एक कंपाउंड पढ़ना है, कौन सा? पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 होता है भाई। पोटेशियम परमैंगनेट की शक्ल देख लो, ये वाली शक्ल होती है इसकी, KMnO4। भाई नहीं पता आपको पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, लेकिन KMnO4 तो आपने अभी तक 10वीं क्लास 9वीं क्लास इनमें सुना होगा, या फिर 11वीं 12वीं में सुना होगा अगर आप पास आउट हो तो KMnO4 तो आपको पता है ना क्या होता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी ना। तो KMnO4 जो है यह पैरामैग्नेटिक जो एसिड है, पैरामैग्नेटिक एसिड कौन सी होती है? HMnO4 क्या बोलते हैं अपन? HMnO4 को पैरामैग्नेटिक एसिड बोलते हैं। और इसी पैरामैग्नेटिक एसिड का क्या होता है? ये KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम सोल्ट होता है। देखो इस HMnO4 के अंदर मैं क्या लगा दूं? K लगा दूं तो क्या बन जाएगा? KMnO4 बन जाएगा ना। हाँ, तो इसी जो ये पैरामैग्नेटिक जो एसिड है इसी का ये क्या होता है? पोटेशियम सोल्ट होता है। कौन? पोटेशियम आपका परमैंगनेट। तो यह पैरामैग्नेटिक एसिड का पोटेशियम सोल्ट है। तो आपको पूछे कि भैया आपका पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 है वो क्या है, तो आप क्या कहोगे कि भैया जो KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट है वो परमैंगनिक जो एसिड है HMnO4 उसका क्या है? पोटेशियम सोल्ट है। अब इसकी बात करेंगे अपन को KMnO4 पहले बनाना सीखना है, वो जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, पहले प्रिपरेशन सीखते हैं, उसके बाद में उसकी भौतिक गुण देखते हैं, उसके बाद रासायनिक गुण देखते हैं, है ना, उसके बाद में उसकी संरचना देखते हैं, बस वही चीज चलेंगे ना। तो प्रिपरेशन पहले देखते हैं कैसे बनता है ये। तो पहले लैब वाला मेथड देख लेते हैं भाई, लैब के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो लैब के अंदर इसको K2MnO4 से बना सकते हैं। अपन को बनाना क्या है? KMnO4। और KMnO4 को किससे बनाएंगे अपन? K2MnO4 से बनाएंगे। कहां पर? लैब के अंदर। अगर अपन को लैब के अंदर KMnO4 बनाना हो तो किससे बनाएंगे? K2MnO4 से बनाएंगे। बोला ठीक है। K2MnO4 अपन ने लिया, साथ में बने लिया H2SO4। ठीक है, दोनों की रिएक्शन करवाई, अपन को क्या मिल गया? KMnO4 मिल जाता है। और अपन को यही तो बनाना था, है ना। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि भैया लैब के अंदर पूछे कि आपको लैब के अंदर लैब के जो मेथड है, लैब वाले मेथड से अपन KMnO4 कैसे बना सकते हैं। तो आप बोल दो ना K2MnO4 यूज करके, K2MnO4 प्लस H2SO4 अपन यूज करेंगे और अपन को KMnO4 मिल जाएगा ना। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा भाई? इंडस्ट्रियल मेथड से कैसे बना सकते हैं वो देखो। अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाना हो तो आप KMnO4 को कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए आपको पाइरुलोसाइट और जो होता है वो आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा और? पाइरुलोसाइट और। भैया ये पाइरुलोसाइट और कौन सा होता है? शक्ल देख लो यार, MnO2 को क्या बोलते हैं? पाइरुलोसाइट और बोलते हैं। पाइरुलोसाइट और किसको कहा जाता है? MnO2। ठीक है, MnO2 को क्या कहते हैं? पाइरुलोसाइट और। बोला ठीक बात है, देखो ये कुछ भी नहीं है यार, MnO2 जो है ना इसी को क्या बोला गया है? पाइरुलोसाइट और। इसी MnO2 यानी पाइरुलोसाइट और की मदद से अपन क्या बनाएंगे? अपन बनाएंगे KMnO4। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, MnO2 है अपने पास में, क्या करेंगे? KOH और O2 के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को? K2MnO4 मिल जाता है भाई। क्या मिलेगा अपने को? K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट अपन को मिल जाएगा। वापस देखो ध्यान से, अपन को बनाना क्या है? KMnO4 अपन को बनाना है, पोटेशियम परमैंगनेट अपन को बनाना है। बोला ठीक बात है।
अब मैं कह रहा हूं कि अपन को इंडस्ट्रियल मेथड से बनाना है, तो इंडस्ट्रियल मेथड जो औद्योगिक जो तरीका है उससे बनाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, अपन को पाइरोलोसाइट ओर से बनाना पड़ेगा। तो पाइरोलोसाइट ओर का क्या होता है, MnO2 को क्या बोलते हैं, पाइरोलोसाइट ओर बोलते हैं। जब मैं MnO2 की रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ में, KOH और O2 के साथ में जब रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेशियम मैंगनेट मिलेगा, K2MnO4 मिल जाएगा मुझे। तो क्या मिलेगा मेरे को, K2MnO4। लेकिन अपन को तो KMnO4 चाहिए, मिला क्या है अपन को, K2MnO4। अब K2MnO4 को KMnO4 में अपन को बदलना है। तो दूसरी स्टेप के अंदर आ जाओ, तो घोल में क्या करेंगे अपन, जो K2MnO4 का जो घोल है, पोटेशियम जो मैंगनेट है इसका जो घोल है, घोल में अपन क्या करेंगे, CO2 या फिर Cl2 या फिर O3 को अपन क्या करवा देंगे, प्रवाहित कराएंगे। तो अपन को क्या मिल जाएगा, K2MnO4 को अपन क्या करा देंगे, KMnO4 में परिवर्तित किया जाता है। K2MnO4 को KMnO4 में, देखो मैं बस बोल रहा हूं, एक K2MnO4 KMnO4 अपन को बनाना है ना। अपने पास में K2MnO4 अपन के पास बन गया। अब KMnO4 कैसे बनाएंगे भाई, जो K2MnO4 का जो घोल है उसमें या तो आप Cl2 O3 है ना, CO2, ये इसमें से कोई सा भी आप पास करवा दो उस घोल में से। जैसे ही आप पास करवाओगे, प्रवाहित कराओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, KMnO4 मिल जाएगा। तो घोल में CO2 या फिर Cl2 या फिर O3 प्रवाहित करके K2MnO4 को KMnO4 में परिवर्तित किया जाता है। तो यहां पर अपने पास में क्या था, K2MnO4 अपने पास बन गया था भैया। Cl2 आपने प्रवाहित करवा दिया, क्या बन गया आपके पास में, KMnO4 आपको मिल जाता है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से, एक तो लैब वाला मेथड बता दिया मैंने आपको, और दूसरा बता दिया मैंने आपको इंडस्ट्रियल मेथड। किस चीज के लिए बताया मैंने आपको, कि पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4 को आप कैसे कैसे बना सकते हो। तो ऐसे ऐसे आप बना सकते हो। आपको क्वेश्चन में पूछे कि भैया KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट को आप कैसे कैसे बना सकते हो, तो आप बोल देना भैया ऐसे ऐसे बना सकते हो। तो लैब मेथड के अंदर K2MnO4 के अंदर आप H2SO4 मिलाओगे, आपको KMnO4 मिल जाता है। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर पाइरोलोसाइट और यूज कर लो, MnO2 को ही पाइरोलोसाइट और बोलते हैं। MnO2 प्लस KOH प्लस आपके पास में O2 और आपको क्या मिल जाएगा, K2MnO4 मिल जाएगा। K2MnO4 को KMnO4 में बदलने के लिए आप क्या करोगे, या तो O3 या फिर Cl2 या फिर CO2 कोई सा भी प्रवाहित करा दो, आपको मिल जाएगा क्या, KMnO4 आपको मिल जाता है। बनाने का तरीका अपन ने सीख लिया। अब बात करेंगे इनके भौतिक गुण। KMnO4 के भौतिक गुण देख लो भाई, किसके भौतिक गुण बात करें, पोटेशियम पर मैंगनेट के। और पोटेशियम पर मैंगनेट क्या है, KMnO4 पढ़ रहे हैं तो उसी के भौतिक गुण की बात करेंगे। तो भौतिक गुण भाई कैसा होता है, गहरा बैंगनी क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, तो क्रिस्टलाइन ठोस होता है कैसा, गहरा बैंगनी। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं यार, आपको तो बाद में दिक्कत ना आए। गहरा बैंगनी का मतलब क्या, डार्क वायलेट रंग है भाई इसका ना, डार्क वायलेट रंग का होता है। ये कैसा होता है, डार्क वायलेट कलर का आपको देखने के लिए मिलता है क्या, KMnO4। अब ये तो हो गया इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण आपको ध्यान में रखना कैसे कलर का होता है, डार्क वायलेट मतलब गहरा बैंगनी कलर का होता है ना। अब बात करेंगे अपन रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं ना, रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। पहला क्या करेंगे अपन, KMnO4 है अपने पास में, तो उस पर देखते हैं अपन ताप की क्या क्रिया होती है। अपन को इसके रासायनिक गुण पढ़ने हैं यार, है ना। तो रासायनिक गुण पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे, KMnO4 है अपने पास में, अब KMnO4 की तो रासायनिक गुण अपन को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, इस पर ताप की क्या क्रिया होती है। भाई मेरे पास में KMnO4 है, मैं उस पर थोड़ी सी आग लगाऊंगा, ताप दूंगा उसको, और फिर मैं देखूंगा कि क्या क्रिया हो रही है। तो ताप की क्रिया देखेंगे सबसे पहले। तो KMnO4 है अपने पास में, उसी की अपन को देखनी है, उसी के रासायनिक गुण अपन को देखने हैं। तो KMnO4 अपन ने क्या टेम्परेचर दिया उसको, क्या मिल गया अपन को, K2MnO4 मिल गया। पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है आपका, पोटेशियम पर मैंगनेट। ये क्या है, पोटेशियम पर मैंगनेट है ना। ये पोटेशियम पर मैंगनेट है। जब आप इसको हीट करोगे तो किसमें बदल जाएगा, ये पोटेशियम मैंगनेट में बदल जाता है। तो आपको पता लगेगा कि ताप की क्या क्रिया होती है पोटेशियम मैंगनेट पर। तो पोटेशियम पर मैंगनेट पर, KMnO4 पर ताप की क्या क्रिया होती है, पोटेशियम पर मैंगनेट जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, पोटेशियम मैंगनेट में परिवर्तित हो जाता है। फिर बात करेंगे अपन अम्ल की क्रिया। भाई KMnO4 की सारी रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो ताप की क्रिया अपन ने पढ़ ली, भाई ताप का क्या इफेक्ट आता है वो तो अपन ने देख लिया। अब बात करेंगे अम्ल की क्या क्रिया होती है। भाई एसिड अगर अपन मिलाएं तो अपन को क्या क्रिया देखने के लिए मिलती है, वो देखो। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर आपके पास में KMnO4 है और आप उसमें क्या मिला रहे हो, डाइल्यूट H2SO4 मिला रहे हो, तो आप वो जो आपका KMnO4 है वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मैं वापस बोल रहा हूं, अपने जो शब्द है वो वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना।
KMnO4 अपने पास में KMnO4 लिया, उसमें मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया भैया। अब जो KMnO4 जो है ना, उसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला है। अब जो KMnO4 है वो कैसे बिहेव करेगा, वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह से वो काम करने लग जाएगा। तो देखो KMnO4 अपने पास में कैसा होता है, ये डार्क वायलेट होता है, बता दिया मैंने, क्या है, गहरा बैंगनी रंग का होता है। बोला ठीक है भैया। इसमें आपने क्या मिला दिया, H2SO4 मिलाया है ना, तो ये क्या है, MnO4 में बदल जाता है। K2MnO4 था, H2SO4 मिलाया आपने, MnSO4 में बदल जाएगा। और आपको एक बात मैंने आपको अभी बताई कि KMnO4 कैसा होता है, KMnO4 होता है आपका डार्क वायलेट, मतलब गहरा बैंगनी कलर का होता है। जैसे ही आप इसमें एसिड मिलाओगे तो ये MnSO4 में तो परिवर्तित होगा ही, साथ में कैसा हो जाएगा, कलरलेस भी हो जाएगा। कहां ये गहरा बैंगनी रंग का था और अब ये क्या है, रंगहीन हो गया है ना, कोई कलर नहीं रहा इसका। और साथ में क्या बनती है, 5 ऑक्सीजन, और 5 ऑक्सीजन कौन सी है, नेसेंट ऑक्सीजन। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि नेसेंट ऑक्सीजन कौन सी होती है, ऐसी ऑक्सीजन जो अकेली ऑक्सीजन हो। जैसे ये ऑक्सीजन है, अकेली है, वैसे ऑक्सीजन आपको कैसे दिखती है, O2 के रूप में दिखती है ना। लेकिन ऑक्सीजन अगर अकेली हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये 5 ऑक्सीजन ऐसी हैं जो क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है, मतलब बेचारी अकेली हैं। तो ये जो 5 ऑक्सीजन बनी है, मैं लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, ये जो ऑक्सीजन बनती है ये क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करने का काम करेगी, दूसरे लोगों का करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी। तो जैसे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था वैसा ही यहां पर आ गया ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी। तो अब देख लेते हैं, ये सारी रिएक्शन है, इस ट्रिक से आपको याद रख लेनी है, क्या है, फ्यूजन। इस फ्यूजन से आपको याद रख लेना है। तो यू का कोई मतलब नहीं है, बाकी सबका मतलब है। कैसे कैसे क्या है, एफ से क्या याद रखोगे आप कि Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe3+ के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, S का क्या हो जाएगा, SO2 को SO4 नेगेटिव के अंदर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इस S का हो जाएगा SN2+ को SN4+ के अंदर ऑक्सीडाइज। इस S का हो जाएगा SO3+ को SO4+ के अंदर, है ना। और इस S का हो जाएगा H2S को S के अंदर। इस I का हो जाएगा I नेगेटिव को I2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, है ना। और इसका C2O4 2 नेगेटिव को ऑक्सिलेट को CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और इस N का हो जाएगा NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये अपन लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था, है ना, वो उनके लिए थी, ये रिएक्शन अलग है ना। तो इसके अंदर क्या है, देखो जैसे KMnO4, एक मिनट, KMnO4 एसिड और साथ में अगर आप Fe2+ यूज कर लोगे ना यहां पर, तो ये जो Fe2+ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, Fe3+ के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। इसकी रिएक्शन से बताऊंगा अभी आपको मैं। आपको अभी क्या ध्यान में रखना है कि जब आप KMnO4 और एसिड आप यूज करते हो तो वो जो है रंग जो है उसका कलरलेस हो जाता है, बिल्कुल रंगहीन हो जाएगा वो आपका सॉल्यूशन। और दूसरी बात कि यहां पर आपके पास में 5 क्या बनती है, नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। और इन्हीं ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ये किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। अभी ऑक्सीडाइज इनको करता है, ये मैंने आपको बता दिए हैं, इनको ऑक्सीडाइज ये करता है। अब इनकी अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो वो लिखवा देता हूं, आ जाओ जी, रिएक्शन करते हैं इनकी रिएक्शन लिख लेते हैं। चलो, कौन से की लिखे बताओ, कौन से की लिखे, SN वाले लिखे, SN वाले लिखते हैं। चलो, तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो MnO4 नेगेटिव प्लस H प्लस आपका लिख देंगे SN2+। ये SN2+ को किसमें, SN2+ को SN4+ में कन्वर्ट करना है ना। तो यहां आ जाएगा क्या आपका Mn2+ प्लस आपका आ जाएगा H2O और प्लस आ जाएगा आपका SN4+। तो ये होगी इसकी रिएक्शन। भैया आपने ये MnO4 नेगेटिव कहां से लिया, MnO4 नेगेटिव कहां से लिया, H+ कहां से लिया, Mn2+ कहां से लिया, H2 कहां से लिया, ये बताता हूं। आज ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली जो रिएक्शन है, इसी को मैंने लिखा है। भैया कैसे लिखा है आपने, देखो ध्यान से। KMnO4 जो है इसमें से मैंने K हटा दिया तो MnO4 नेगेटिव बच गया। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। H2SO4 एसिड है, एसिड क्या देता है, H+, तो मैंने डायरेक्ट H+ लिख दिया उस रिएक्शन में। ठीक है, फिर क्या है आपके पास में MnSO4, है ना, ये तो MnSO4 ही तो है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, Mn+2 लिख दिया। ठीक है, और फिर क्या है आपके पास में H2O है, H2 मैंने लिखा ही है। और फिर आपका ये जो ऑक्सीजन है, इसी ने तो किसको ऑक्सीडाइज किया है, इसी ऑक्सीजन ने किसको ऑक्सीडाइज किया है, SN2+ को SN4+ के अंदर ऑक्सीडाइज कर दिया है। ऐसे ही मैं और लिखवा सकता हूं, आपको और करवा सकता हूं। चलो आगे देखते हैं, ये अपन करते हैं इस वाला, ये वाला कर लेते हैं। चलो आजो, SO2 को SO4 नेगेटिव के अंदर, SO4 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल वही रिएक्शन है। MnO4 नेगेटिव प्लस H प्लस आपका लिख दो SO2 और फिर आ जाएगा आपका क्या, Mn+2 प्लस H2O प्लस SO4
2 नेगेटिव। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। बस वही चीजें हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए ना, ये जो फ्यूजन है ना, ये पूरा आपको पता होना चाहिए कि भैया F का मतलब Fe2+ जो है वो Fe3+ के अंदर कन्वर्ट होगा, है ना। S का मतलब क्या है, जो 4S तरह इनका मतलब क्या है, फिर O का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, N का मतलब, ये आपको पता होना चाहिए ना, किसको किस में कन्वर्ट करना है। बाकी रिएक्शन तो आप सबकी कॉमन रहेगी, वो रिएक्शन आप कर सकते हो, बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। ये तो सब कुछ कॉमन है, ये तो सब कुछ कॉमन है। देखो इस रिएक्शन में भी ये सारा सेम है ना, ये सारा तो सेम है, ये का ये लिखना है। बस आपको ये बताना चाहिए SO2 किस में कन्वर्ट होता है, SO4 2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होता है, SN2+ वो किस में कन्वर्ट होता है, SN4 पोल प्लस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये आपको याद रहेगा, तो आप रिएक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। फिर अपन आगे चलते हैं भाई। अब अपने एसिड की क्रिया पढ़ ली अपन ने कि अम्ल की क्या क्रिया होती है। अब बात करेंगे अपन क्षार की क्या क्रिया होगी ना, जो क्षार की क्रिया देख लेते हैं। तो यहां पर उदासीन की जगह तटस्थ लिख देता हूं मैं ना, उदासीन की जगह उदासीन हटा दो, यहां पर उदासीन अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा न्यूट्रल रख देता है ना, न्यूट्रल ही ठीक है, न्यूट्रल ठीक। तो क्षार की क्रिया देखो, न्यूट्रल या कमजोर क्षारीय मतलब वीक बेसिक जो है ना, वीक बेस या प्रबल क्षारीय मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, माध्यम में यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब जो KMnO4 है, ठीक है, KMnO4 की बात करें अपन, उसी के गुण पढ़ रहे हैं। तो KMnO4 जो है उसमें अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन डाल दो, या फिर उसमें क्या डाल दो, वीक थोड़ी कमजोर बेस डाल दो, कमजोर क्षार डाल दो उसके अंदर, या फिर आप उसके अंदर प्रबल क्षार डाल दो उसके अंदर, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो। वो कैसे काम करेगा, KMnO4 जो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ही काम करने वाला है ना। तो यहां पर पहले अपन कंडीशन पढ़ रहे हैं न्यूट्रल या फिर वीक बेसिक मीडियम में। अगर उसको न्यूट्रल या फिर वीक बेसिक मीडियम में अगर डालोगे किसको, KMnO4 को, तब क्या रिएक्शन आएगी, कुछ इस प्रकार की रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलती है। अब आप बोलोगे भैया स्ट्रॉन्ग वाली बात नहीं करोगे, नहीं स्ट्रॉन्ग की बात नहीं करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी बात नहीं करेंगे, वो अपने काम का नहीं है, अपने काम का न्यूट्रल और वीक बेसिक वाला ही काम का है। तो अगर आपने KMnO4 आपके पास में KMnO4 है, उसमें आप क्या मिला रहे हो, न्यूट्रल या फिर वीक बेस, कोई सा भी मिला दो, ठीक है। तो KMnO4 अपने पास में KOH और H2O अपन ने मिलाया, तो अपने को क्या मिला, MnO2 मिल गया और KOH और 3 साथ में क्या मिली, नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सी है, नेसेंट ऑक्सीजन है। और आपको पता है नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज करने का काम करती हैं। तो ये किस किस को ऑक्सीडाइज करेंगी, ये देख लो, ये आपको याद रखनी है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, अगर मैं KMnO4 KOH और H2O के साथ में I नेगेटिव यहां यूज कर लूं, तो I नेगेटिव वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा IO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 जो है वो CH2OH और CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। H2S जो है वो S में, MnO4 जो है MnO2 में के अंदर, और Na2S2O3 जो है वो आपका Na2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं, फिर आपका कुछ भी नहीं बचा है। तो मैंने अम्ल की क्रिया बात कर ली, क्षार की क्रिया बात कर ली। अब एक क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, वो क्वेश्चन देखो भाई, 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और ये नीट उड़ीसा के अंदर आया हुआ है। यहां पर मैं उड़ीसा लिख देता हूं, उड़ीसा के अंदर नीट हुई थी उसका आया हुआ है ना। तो क्या क्वेश्चन है, जब तटस्थ या हल्के क्षारीय KMnO4 को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एक मिनट, साथ लिख दिया यहां पर मैंने गलती से, साथ नहीं आएगा भाई, साथ आएगा ना, हाँ। तो क्या बोला, जब तटस्थ या फिर, तटस्थ का मतलब न्यूट्रल है ना, या फिर हल्के क्षारीय KMnO4 या फिर थोड़ा वीक KMnO4 को पोटेशियम आयोडाइड के साथ उपचारित करेंगे। पोटेशियम आयोडाइड जो है उसके साथ में जब उसको उपचारित किया जाता है तो क्या बनता है, आयोडाइड आयन जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अक्स में परिवर्तित हो जाता है ना। क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, आयोडाइड है। इसको आप क्या किसके अंदर डाल रहे हो, KMnO4, और KMnO4 कैसा है, बेसिक है, ठीक है। बेसिक मतलब क्षार है, या फिर ना, इसको मैं लिख देता हूं क्षार है, ठीक है, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है ना, ठीक बात है। तो क्षार है, इसमें अपन ने ये मिलाया ना, पोटेशियम आयोडाइड था, उसमें क्या हमने KMnO4 मिलाया। तो अब ये बोल रहा है कि जो आयोडाइड है ना, ये जो आयोडाइड है ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, अक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ये पूछा गया कि अक्स क्या है, यहां पर अक्स जो है वो है क्या, यही पूछ रहा है यहां पर क्वेश्चन में, कि जब तटस्थ या हल्के क्षारीय KMnO4 को पोटेशियम आयोडाइड में के साथ उपचारित किया जाता है तो आयोडाइड आयन जो है वो अक्स में परिवर्तित हो जाता है। अक्स है, अक्स क्या है, यहां पर ये पूछा गया है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। IO नेगेटिव, I2, IO4 नेगेटिव, IO3 नेगेटिव। अभी अगर आपने लेक्चर थोड़ा सा अटेंटिव होकर देखा है, ध्यान से देखा है, तो आपका आंसर आना चाहिए ABCD। जल्दी से आपका आंसर दो, तब तक हम पीते हैं थोड़ा सा पानी। जल्दी आंसर दो भाई।
कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया है पोटेशियम आयोडाइड है आपके पास में, उसमें क्या मिला है आपने, KMnO4 मिला है, कौन सा क्षारीय KMnO4 मिला है, ठीक है। जब क्षारीय KMnO4 आप उसमें मिलाओगे तो जो आयोडाइड है वो अक्स में परिवर्तित हो जाता है। अब अक्स क्या है वो आपको पूछा गया, तो मैंने आपको बताया था कि जो आयोडाइड है ना, ये आई नेगेटिव क्या होता है, आयोडाइड है ना, आयोडाइड आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, IO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। जब क्षार की क्रिया होती है ना, क्षार की क्रिया होती है तो जो आई नेगेटिव वो किस में कन्वर्ट होता है, IO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां पर क्या बोला, आयोडाइड आयन जो वो अक्स में परिवर्तित होता है, तो आई नेगेटिव किस में परिवर्तित होगा, IO3 नेगेटिव। तो यहां पर जो अक्स बना है ना, वो अक्स क्या है, IO3 नेगेटिव ही बना है। ये आपका आंसर लो भाई, है ना। तो मैंने आपको बताया कि क्षार की क्रिया की बात अपन ने करी, तो इसके अंदर क्या है, अगर आप KMnO4 वीक है ना, और उसके KMnO4 वीक है और उसकी जब रिएक्शन कराओगे तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, और ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये वाली होती हैं। अब क्वेश्चन ये नॉर्मल पूछा गया था कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ में आप KMnO4 जब बेक्षार KMnO4 को रिएक्शन कराओगे तब आपके पास में जो आयोडाइड है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो अक्स में परिवर्तित होगा। आपको अक्स पूछा है तो आयोडाइड ये है, तो आयोडाइड किस में कन्वर्ट होता है, IO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो आपका अक्स बना है वो अक्स क्या है, IO3 नेगेटिव है। आंसर आ गया। चलो फिर आगे की बात करते हैं, पर मैंगनीट आयन की संरचना क्या होगी, है ना। KMnO4 के अंदर KMnO4 है, ये भाई KMnO4 है, KMnO4 है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं MnO4 नेगेटिव, के मैंने हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, मैंगनीट आयन बन जाएगा, है ना। इसकी संरचना देख लेते हैं, ये आपका मैंगनीट आयन है, इसकी आप संरचना देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, Mn लिख दिया मैंने, Mn, ठीक है। कल मैंने आपको बताया भी था कैसे बनाना है संरचना। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं भैया, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, ये तीसरी ऑक्सीजन, ये चौथी ऑक्सीजन। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है भाई, 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पूरी करने के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड बना लिए, ये 2 बॉन्ड बना लिए, ये 2 बॉन्ड बना लिए। भैया इसके पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना, इसके भी 2 बॉन्ड बना दो। मैंने कहा इसके पास में 2 बॉन्ड की कमी नहीं है। बोला क्यों नहीं है, यहां पर देखो उस पर नेगेटिव चार्ज है यार, ऊपर ये देखो नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर है। तो एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस पर मैं मान लेता हूं क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऑक्सीजन के पास में कितनी कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, एक किसी से ले लिया, अब कितनी कमी रहेगी, एक की कमी रहेगी, तो एक बॉन्ड बना लिया इसने। तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है किसकी, आपके MnO4 नेगेटिव की, मतलब मैंगनीट जो आयन है आपका, पर मैंगनीट आयन है, सॉरी मैंगनीट बोल दिया, पर मैंगनीट जो आयन है उसकी संरचना होती है। अब बात कर लेते हैं कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है ये, है ना। और इसके बारे में खास बात क्या है कि सभी ये MnO बॉन्ड की लेंथ लगभग रहने दो, समान होती है, ठीक है। तो ये जो आपके MnO बॉन्ड, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है Mn और O के बीच में, ये वाला जो बॉन्ड की इसकी बॉन्ड की लेंथ, ये वाले Mn और O के बीच में जो बॉन्ड की लेंथ है, ये वाले Mn और इस O के बीच में बॉन्ड की लेंथ जो है, इस Mn और O के बीच में जो बॉन्ड की लेंथ है वो सबकी बराबर रहेगी। बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड की जो लंबाई है वो सबकी बराबर रहेगी। अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया ये तो डबल बॉन्ड है तीनों, चलो इनकी तो हम मान लेंगे कि यहां पर क्या है, इनकी लंबाई जो है बॉन्ड की बराबर आएगी, लेकिन यहां पर तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की और डबल बॉन्ड की लेंथ जो वो बराबर कैसे आ सकती है। तो मैंने कहा ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, रेजोनेंस है, इनमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां ही नहीं रहेगा, कभी ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड यहां आ जाएगा, कभी ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो ऐसे जो है वो चलता रहेगा, है ना। तो यहां पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, सब पर क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड देखने के लिए अपन को मिलता है, और उसी की वजह से क्या है, सबकी बॉन्ड लेंथ जो बराबर होती है। यहां मैं लिख देता हूं रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस के कारण। समझ में आई बात है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो आपके समाप्त हो चुके हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो गया। चैप्टर का नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व है। तो डी ब्लॉक वाले तत्व अपन सारे पढ़ लिए, अब बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। बस 10 मिनट का काम भी नहीं है, खत्म हो गया, सिस्टम सारा खत्म हो गया। ये देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स,
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो होते हैं, एक लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। पहले अपन लेंथेनॉइड्स की बात कर लेंगे, लेंथेनॉइड्स के अंदर कौन कौन से आपके तत्व हैं उनकी बात करेंगे, फिर एक्टिनॉइड्स के अंदर कौन कौन से तत्व हैं उनकी बात कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको इनके अंदर कौन कौन से तत्व हैं वो आपको याद होने चाहिए, है ना। लेंथेनॉइड्स के अंदर कौन कौन से तत्व हैं ये आपको याद होने चाहिए। भैया याद कैसे करेंगे, भैया आपके पास में कोई ट्रिक हो उससे याद करो, जो मैंने दी है उस ट्रिक से याद करना चाहो तो उससे कर लो, बाकी आपकी मर्जी है। लेंथेनॉइड्स के अंदर आपके जो है जो तत्व आते हैं वो आपके 57 से लेके 71 तक, ठीक है, ये वाले आते हैं। अब कौन कौन से हैं वो देखो, इसको याद करने के लिए जो मैंने जो ट्रिक बनाई है भाई, है ना, जैसी भी बनी है वो आप इससे याद कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है आप खुद बनाना चाहो तो ये क्या है, लैला, लैला से प्यार नहीं, लैला से प्यार नहीं, पैसे से यूरोप की गाड़ी लाओ, ठीक है, तब डांस होगा, और एरा तुम येलो कार लेना, है ना। तो इस ट्रिक से आप याद करना चाहो तो इनको कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। तो मैंने सिंपल सी जो ट्रिक बनाई है कोशिश करी है, तो छोटा करके मैं आपको दिखा देता हूं। लैला से प्यार नहीं, ठीक है, पैसे से यूरोप की गाड़ी लाओ, ठीक है, और फिर डांस होगा, गाड़ी लाएगी तो डांस भी होगा, और एरा कोई लड़की का नाम है, एरा तुम येलो कार लेना, ठीक है, तो येलो कार लेना। तो इससे आप याद रख सकते हो, यार याद करने का एक तरीका है, तो इससे आप याद करना चाहो इससे याद कर लेना, बाकी आपको बना लेना कुछ अगर आप बनाना चाहो, बाकी याद करनी है आपको। ये तत्व कौन कौन से लेंथेनॉइड्स के अंदर कौन कौन से तत्व हैं वो आपको याद होने चाहिए। बोला ठीक है, आगे चलते हैं। अब समझते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन समझते हैं। बहुत आसान है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना, ध्यान से सुनना बातों को और थोड़ा सा समझ भी लेना। और मैं ऐप के बारे में बताना चाह रहा था कि ऐप जो है वो आ चुका है, लेकिन बस अभी उस पर कंटेंट कुछ नहीं, खाली पड़ा है, तो उस पर कंटेंट अपलोड करूंगा, उसके बाद में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो थोड़ा कंटेंट उस पर डाला जाएगा, है ना, थोड़ा सा उसको सही किया जाएगा, और थोड़ा कंटेंट तो उस पर मतलब PDF वगैरह ये आपको मिल जाएंगे एक बार, तो धीरे धीरे वो अपडेट होता रहेगा। तो आ चुका है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी, है ना, थोड़े दिन बाद, दो दिन बाद में बताऊंगा, रक्षाबंधन के बाद में, ठीक है। चलो, कल रक्षाबंधन भी है, तो सबको एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन, और बढ़िया से राखी वाखी बांध लेना। क्लास तो लेंगे भाई, शाम तक ले लेंगे क्लास, अपनी तो शाम को होती है, दिन में बना लेना रक्षाबंधन, ठीक है। चलो, इसकी कैसे लिखते हैं देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है वो ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, है ना, एक चीज बताता हूं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर क्या होता है, 5D जो है ना, 5D में क्या है, यहां पर 5 नहीं, SD सा लग रहा है ना, 5D जो है उसमें 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन ही भरा जाता है ना, उसमें 0 से 10 नहीं भरा जाता है, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन ही भरा जाता है। या तो 0 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 5D के अंदर, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। बोला ठीक बात है, मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं ये बोल रहा हूं 5D के अंदर अगर आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, तो 5D की मैं बात करूं ना, 5D की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, या तो इसमें 0 भरा जाएगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। बोला ठीक बात है। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वरना आपको कंफ्यूजन होगी, भैया कौन से के अंदर 0 भरा जाएगा, कौन से के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, है ना, तो कंफ्यूजन हो गया आपको। जैसे मैंने आपको वहां पर बता दिया था डी ब्लॉक के अंदर कि भाई 4s1 वाले कौन से हैं, 4s0 वाले कौन से, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहां पर भी मैं आपको पहले बता दूंगा कि भैया 5D1 वाले कौन से हैं, जिसके अंदर D के अंदर 1 भरा जाएगा, वो वाले आपके तत्व कौन से हैं, तो आपको पता लग जाएगा, फिर बाकी सारे क्या हो जाएंगे, D0 वाले हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, तो 5D1 कॉन्फ़िगरेशन 5D कॉन्फ़िगरेशन को किस किस की है वो देखो ध्यान से भाई, वो है आपकी ला, सी, GD और लू, ठीक है, ला, सी, GD, लू, इनकी क्या है आपकी, इनकी है आपकी 5D1 कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, मतलब इनके जो कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना, तो उनके अंदर क्या है, D1 भरा जाएगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर D0। तो ये कौन कौन से आपके, ये तो है ला, सी, GD, यहाँ पर ये GD और आपका लू, ठीक है, इन जो 4 एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आपका D1 भरा जाएगा, बाकी सबके अंदर D0 भरा जाता है। अब ध्यान से देखो भाई कैसे लिखते हैं वो देखो ध्यान से, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाता हूं। सबसे पहले तो आपको XE लिख लेना है, ठीक है। XE क्या है, यहां पर XE आपका जीनन, ठीक है, जीनन, जैसे अपन डी ब्लॉक के अंदर आर्गन लिख रहे थे ना, यहां पर क्या आ गया, जीनन आ गया। जीनन क्या है आपकी नोबल गैस है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 54 होता है। तो 54 तो यहां तक भर गए, है ना। अब अपन को इसके आगे के भरने,
इसके आगे के ही भरने हैं। 54 तो अपन को भरने ही नहीं है क्योंकि वो क्या इसमें आ गए, आपके जिनन के अंदर आ गए। ठीक है, अब क्या लिख देंगे अपन 6s2 है ना, s के अंदर 2 भरे जाएंगे। ठीक है, और फिर 5d के अंदर 0 से 1 तक भर सकते हैं ना। अब 1 वालों के अंदर अपन देख लेंगे भाई 1 वाले ये वाले हैं, तो इनके अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो d के अंदर 1 भर देंगे, बाकी के अंदर 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर आपका जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4f आ जाएगा ना, तो f के अंदर आप 1 से 14 तक भर ही सकते हो। ठीक है, अब अपन करके देखते हैं, कोई सा उठा लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसी की, जीडी की ही बात कर लेते हैं। आ जाओ, जीडी का कितना है एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ लिखा है, आपको याद होना चाहिए, ये सारा आपको याद हो जाना चाहिए किसका इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो किसका कितना है। और इनकी आपको ट्रिक्स के साथ में आप सारे को याद कर लेना कि भाई लेंथेनॉइड्स के अंदर कौन कौन से तत्व आपके आते हैं। जीडी की लिखते हैं भाई, आ जाओ। ये रहा आपका जीडी, कितना है 64। चलो लिखते हैं। सबसे पहले तो एक्सजी के अंदर कितने भरे गए, 54 तो यहां तक भरे गए, कितने बच गए 10 बच गए है ना। आगे लिखते हैं 6s2 कितने भरे गए 56 हो गए। आगे और लिखते हैं 5d के अंदर कितने भरे जाएंगे, 0 लिखूं या फिर 1 लिखूं, भैया 1 लिख दो। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका 5d1 वाला है जीडी तो है ना, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। लिख दिया 1। कितने भरे गए ये आपके हो गए 57। कितने भरने अपन को 64 भरने हैं, मतलब 64 में से 57 माइनस करोगे कितने बच गए 7 बच गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन में कहां लिख दूंगा 4f7 के अंदर। ये आपकी जीडी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आसान है या नहीं है। आगे और लिखते हैं, कौन सा लिखूं, कोई भी एक चूज कर लेते हैं। ये वाला लेते हैं, पीएम ले लेते हैं ना, 61 है इसके एटॉमिक नंबर। तो ये यहां से कलर लिया मैंने, ये मैं लेता हूं पीएम 61। ठीक है, करो XC 54 तो ये हो गए 6s2। ठीक है, अब 5d के अंदर मैं 0 भरूं कि 1 भरूं, भैया यहां पर पीएम है क्या, नहीं जी पीएम नहीं है, तो यहां पर क्या करूंगा मैं 5d 0 हो जाएगा, या फिर 5d को मैं लिखूंगा ही नहीं है ना, 0 लिखो या फिर लिखो मत की बात होगी ना, तो मैं यहां लिखूंगा ही नहीं 5d को ना। तो कितने हो गए यहां पर 56 तो भर दिए मैंने, कितने बच गए भाई 61 में से 56 निकालो, कितने बचे, अरे 5 ही तो बचे ना। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं 4f5। बहुत आसान है, बहुत ही आसान चीज है ना। और लिख लेते हैं, कौन से के लिखे भाई, चलो इसकी लिख लेते हैं, YB की लिख लेते हैं ना। आ जाओ YB, देखो ध्यान से, YB कितना है 70, ध्यान से देखना। XG 54 तो ये भर गए, 4 आपका 6s2। ठीक है, और फिर आपका 5d 3 लिख दिया मैंने, 5d 1 लिखूं कि 0 लिखूं, भैया इसमें तो नहीं है, इसमें तो आपका जो YB है वो नहीं है, मतलब इसमें क्या आएगा 0 आएगा है ना। 5d के अंदर क्या आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सब कुछ तो पता लग गया ना। 5d के अंदर 0, 56 तो भर गए, कितने बच गए भाई 70 में से कितने निकालोगे, 70 में से आपके 56 निकालोगे तो कितने बच गए आपके 14 बच गए क्या। तो यहाँ पर 4f14। ठीक है, सही है, सही जा रहा है। चलो तो ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी होगी। उसके बाद अपन चलते हैं, ये क्वेश्चन है एक, ध्यान से देखो, नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दे रहा है, EU एटॉमिक नंबर कितना 63 दे रखा है, GD एटॉमिक नंबर 64, TB एटॉमिक नंबर 65 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे अपन को ना। तो EU का एटॉमिक नंबर, आप सबको एटॉमिक नंबर आपको दे रखे हैं, बस आपको क्या पूछ लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनकी लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भैया 5d1 किसके अंदर भरा जाएगा, आपका लासी GD लू के अंदर है ना। तो लासी GD लू के अंदर बस इस 4 के अंदर ही 5d1 होता है, बाकी सबके अंदर 5d0 भरा जाता है। तो आपको एटॉमिक नंबर सबके पता है ना, और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखनी है। भाई जल्दी से आप करके मुझे इसका आंसर दो, ABCD, जल्दी से आंसर दो। आपको पॉज कर लो वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो वीडियो को एक बार, है ना। इसका आंसर आपको निकालना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। चलो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें क्या है, EU है एटॉमिक नंबर, GD आपको दिख रहा है ना, GD का मुझे पता है कि कितना आता है, 5d1 इसके अंदर भरा जाता है, इतना मुझे पता है ना। ये तो मैं आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, लासी GD लू, इसके अंदर क्या है 5d1 भरा जाता है। तो इन बाकी दो है ना, EU और TB के अंदर, इनके अंदर 5d नहीं भरा जाता है, इसके अंदर 5d भरा जाता है, किसके अंदर 64 वाले के अंदर। तो मुझे क्या देखना है कि इसमें 5d किस किस ऑप्शन के अंदर भरा गया है। इस ऑप्शन के अंदर 5d है, B के अंदर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसके अंदर 5d1 है, ये देख सकते हैं अपन C वाला, और इसके अंदर 5d1 है ना। तो अपन को इसमें देखना है A, C और D में से अपन को देखना है। ठीक है, बाकी अपन को B तो कट गया, एक तो कटेगा। ठीक है,
अब अपन ने थोड़ी देर पहले ही लिखी थी यार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, जीडी की। चलो लिख के भी देख लेते हैं, लिख के भी देख लेते हैं। और लिखने से पहले एक और देख लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, EU और TB के अंदर तो क्या है 5D1 भरा नहीं जाता। तो देख लो भाई इन किस किस के अंदर भर रखा है, इसके अंदर भर रखा है 5D1, अरे भरा ही नहीं जाता, भरा कहां से कर दिया ना, तो इसको भी काट दो, है ना। इसके अंदर तो भरा ही नहीं जाता 5D1, 5D0 आता है, यहाँ पर 1 लगा रखा है, गलत हो गया। इसमें भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी 5D1 लगा रखा है, गलत हो गया भाई, क्या कर सकते हैं। अब करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ए वाला ऑप्शन सही है फिर तो। बताओ, अरे हुआ या नहीं हुआ, बताओ हुआ ना। इसको सोल्व भी कर सकते हो, आप सोल्व भी कर सकते हो। क्या है आपके 63 दे रखा है, आपको एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 63, तो बस वही लगाना आपको। एक्जी कितना देगा आपका 54, अपन लिख दिया गलती से, आपका सॉरी 6s2, 5D0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपका क्या जाएगा 4F, तो 56 तो ये हो गए, और कितना 63 है ना, हाँ तो 4 और 7, 4 और 3 7 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक 7 आ गया, तो ये वाला आपका हो जाएगा, ऐसे आ रहा है ना 4F5 सॉरी 4F7 6s2, सही आ रहा है। 5D तो अपन को लिखना ही नहीं है ना, तो सही आ रहा है। फिर इसकी मैंने थोड़ी देर पहले निकाली है, और इसका आप निकाल सकते हो, TB का भी एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो बस वही निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड्स में सबसे सामान्य है। लेंथेनॉइड्स के अंदर सबसे सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, ये आपको बताना है। भैया आपने ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं बताई नहीं। अरे अगर आप पहले लेक्चर से इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको पता है, मैंने जब आपको डी ब्लॉक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, मैंने आपको वहां पर बताया था कि एफ ब्लॉक के लिए जो सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है +3। वहां पर मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के लिए जो सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है +2, और एफ ब्लॉक के लिए होती है +3। भैया दिखाओ हमें, अरे मैंने बताया था मैंने, दिखाओ। चलो आगे दिखा देता हूं, स्क्रॉल करना पड़ेगा, और तो क्या है, मैंने आपको बताया तो था आपको, लेकिन भूल गए आप। चलो 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 ऊपर और ऊपर और ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये रहा, देखो ये रहा भैया, ये रहा। ए ब्लॉक एलिमेंट्स की सर्वाधिक जो सामान्य जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अरे बताया था या नहीं बताया था, बिल्कुल भैया बताया था ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 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 यहाँ आ गया, ये हो गया ये वाला। तो ये क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड्स में सबसे सामान्य है। लेंथेनॉइड्स किसके पार्ट है, एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं, तो एफ ब्लॉक के लिए कौन सा सामान्य है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या है AIPMT 2010 के अंदर आया हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन देख लो भाई ABCD, कौन सा ऑप्शन सही है D +3, ठीक है। चलो आगे चलो, एक और क्वेश्चन है भाई 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, क्या बोल रहा है, गैडोलिनियम, ठीक है। गैडोलिनियम जो है वो 4F सीरीज से संबंधित है, बोले ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 64 है, ठीक है। निम्न में से गैडोलियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। आपको क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 64 दे रखा है आपको, है ना। एटॉमिक नंबर आपको बताया गया है क्वेश्चन के अंदर ही, एटॉमिक नंबर कितना 64, और 64 में मुझे पता, गैडोलियम आपको नहीं पता भाई, गैडोलियम के कौन सा आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता 64 पे कौन है, GD है आपका। अरे गैडोलियम का ही शॉर्ट में GD, ठीक है। तो GD जो है इसके लिए आपको पता है, GD किसके अंदर है, लासी GD लू, है ना। उन 4 जो आपके बताए थे मैंने, 4 जो तत्व आपको बताए थे जिनमें 5D1 भरा जाता है ना, 5D1 भरा जाता है, तो ये उन्हीं में से है GD, ठीक है। तो इसमें देख लो 5D1 किस अंदर भरा गया है, इसके अंदर 5D1 है, इसके अंदर 5D2 गलत हो गया, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, ये ऑप्शन जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं, है ना। इनके एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं। तो एटॉमिक साइज जो है, आप ला से लू की तरफ जाओगे, ला से लू का मतलब क्या हो गया, दिखाता हूं, यहां से ला से लू की तरफ जाओगे तो क्या होगी, एटॉमिक साइज जो है वो कम होती जाएगी, है ना। लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या है, एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होती रहेगी। लेंथेनॉइड संकुचन के फीचर, लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसके फीचर देख लो भाई, 4D 5D सीरीज की साइज और रासायनिक गुणों में समानता होती है, ये मैंने आपको बता दी कि भाई लेंथेनॉइड संकुचन के कारण क्या होता है, 4D और 5D जो सीरीज है, 5D जो श्रृंखला है, इनकी दोनों के आपस में क्या है, रासायनिक जो गुण है वो समान होने लगते हैं। 5D की जो IE है, मतलब आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो 4D से अधिक होती है। हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण कम होते हैं, हाइड्रोक्साइड क्षारीय गुण ये पढ़ते हैं, देखो ना, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं यार, डी ब्लॉक के अंदर पढ़ा चुका हूं ना। हाइड्रोक्साइड्स के क्षारीय गुण कम होते हैं, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हो इस चैप्टर का तो आपको पता है।
तो हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण कम होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप लेंथेनम जो है इसकी जो हाइड्रोक्साइड है इससे जाओगे और आप लू तक जाओगे ना, तो यहां से यहां तक जाने पर क्या होगा, साइज कम होती है। बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि एल से ला से लू तक जाओगे तो एटॉमिक साइज कम होती है, तो यहां तक साइज कम होती है। और साइज कम होने के कारण क्या होगा, अब लू की साइज इतनी छोटी होगी कि सारे OH को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा बढ़िया से। जब सारे OH को बढ़िया से पकड़ के रखेगा, किसी को निकलने नहीं देगा, किसी को निकलने नहीं देगा। तो देखो जब OH रिलीज होता है, जब OH रिलीज होता है तभी तो क्षारीय गुण बढ़ते हैं, है ना। तो ये लू जो है वो पकड़ के रखेगा बढ़िया से OH को, तो जो पकड़ के रखेगा OH को तो रिलीज नहीं होने देगा, बाहर नहीं निकलने देगा, बाहर नहीं निकलेगा तो क्षारीय गुण जो है उतने नहीं होंगे। इसलिए अपन ला से लू की तरफ जाएंगे तो क्षारीय गुण जो है वो घटेंगे। अब लेंथेनॉइड्स की बात होगी, एक्टिनॉइड्स की बात कर लेते हैं। एक्टिनॉइड्स को भी आपको इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो तत्व हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। अगर आपके पास में कोई ट्रिक है तो वैसे आप याद रख लेना, बाकी ये जो ट्रिक है मैंने कहीं से उठाई है तो आप इससे भी याद रख सकते हो। भाई मेरी नहीं है, वो जो थी मैंने आपको बता दी, ये कहीं से मैंने उठाई है। तो ऐसी मतलब यहां से एक थे पापा, उसके 90 पुत्र, अमेरिका में काम बिस्कुट का करते थे। ठीक है, बिस्किट, अरे आपकी भाषा बिस्किट का काम करते थे। इस फैमिली में 9 लड़कियां थी। इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हो, तो ये याद रखने का तरीका है यार, है ना। तो इसका एक थे पापा, उसके 90 पुत्र, अमेरिका में काम बिस्कुट का करते थे। इस फैमिली में 9 लड़कियां थी। अरे यार अमेरिका में बिस्कुट का काम करते थे, अब 90 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अमेरिका में काम कर रहे हैं, पैसा डॉलर में आएंगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। चलो अब ये वाली लाइन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। एक्टिनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो अलग अलग देखने को लिए मिलती है। जैसे अपन ने लेंथेनॉइड्स की बात करी, लेंथेनॉइड्स के अंदर जो आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो +3 आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगी। ज्यादातर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 देखने के लिए मिलती है। लेकिन एक्टिनॉइड्स की बात करूं तो एक्टिनॉइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलती है। कारण क्या है उसका, कारण ये है कि 5D 6D और 7S 5F 6D और 7S इनकी जो ऊर्जा है वो लगभग समान होती है। इन तीनों की 5F 6D और 7S की ऊर्जा लगभग समान होती है, इसी वजह से इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो अलग अलग आपको देखने के लिए मिलती है। अभी नीट 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, किस कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं इसको भी। एक्टिनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट की अधिक सीमा का कारण बताया गया है। एक्टिनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट की अधिक सीमा का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलती है। उसका क्या कारण बताया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कारण बताया। बस ऑप्शन देखो, एक्टिनॉइड्स की रेडियोधर्मी प्रकृति, एक्टिनॉइड्स संकुचन, 5D 6D और 7S की तुलनात्मक ऊर्जा, 4F और 5D की ऊर्जा समान होती है। ABCD में से जल्दी आपका ऑप्शन आना चाहिए। नीट 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैंने करवाया है, बस उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया PYQ आपका, बताओ जल्दी से। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक्टिनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो अलग अलग देखने को लिए मिलती है, क्योंकि 5F 6D और 7S की ऊर्जा लगभग समान होती है। तो ये ऑप्शन देखो, 5D 6D 7S की तुलनात्मक ऊर्जा। तुलनात्मक का मतलब क्या है, कंपेयर कर सकते हैं ना, कंपेयर उससे कर सकते हैं तो बराबर का हो, उसी को तो कंपेयर कर सकते हैं। तो इनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है, तभी तो तुलनात्मक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है भाई। चलो इसमें एक चीज और रह गई यार आपके ना, वो मैं ऐड करता हूँ। 1 मिनट को, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए, इसमें कुछ चीज़ें रह गई। 1 मिनट, कुछ चीज़ें इसमें ये रह गई। 1 मिनट दीजिए भाई, 1 मिनट। लिखा हुआ सारा, करवाया हुआ है, बस आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाली फाइल में लिखा हुआ था, उस नोट्स में लिखा हुआ था, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे भाई इंग्लिश मीडियम की तो क्लास होती नहीं, नोट्स तो बनते हैं उनके लिए, क्लास नहीं होती अभी, तो कभी तो हो सकती है ना। चलो कॉपी एंड पेस्ट, चलो करते हैं भाई। हाँ, तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया, ना, तो क्वेश्चन आपका हो गया। अब बात करते हैं इनकी कुछ रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शन देख लो। एलन का मतलब क्या है, लेंथेनॉइड। एलन का मतलब क्या है यहाँ पर, लेंथेनॉइड, है ना। तो एलन का मतलब क्या है, लेंथेनॉइड। तो जितने भी लेंथेनॉइड है वो सब मान दो यहाँ पर, है ना। एलन का मतलब है लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड मैंने आपको जितने बताए हैं वो सारे इसके अंदर आ गए। अब एलन की रिएक्शन आप एसिड के साथ में कराओगे तो H2 निकलेगा, है ना। एलन की रिएक्शन जब आप हेलोजन के साथ में कराओगे तो LnX3 बन जाएगा। एलन की रिएक्शन जब आप H2O के साथ में कराओगे तो LnOH3 बन जाएगा। एलन की रिएक्शन जब आप कार्बन के साथ में कराओगे उतना टेम्परेचर दोगे तो आपको LnC2 मिल जाएगा ना। एलन की रिएक्शन आप हीट करोगे N2 के साथ में तो आपको LnN मिल जाएगा। आपको एलन की जब रिएक्शन आप हीटेड विद
S कराओगे, S के साथ में आप थोड़ा सा तापमान उसको दोगे तो आपको Ln2S3 मिल जाएगा। Ln की रिएक्शन जब आप O2 के साथ में बर्न करोगे Ln को तो आपको Ln2O3 आपको मिल जाएगा। तो ये आपको रिएक्शन आपको याद रखनी है, नॉर्मल रिएक्शन है, बस कुछ भी नहीं है, बस ये आपको याद रख लेना है ना, ये चक्र आपको याद रख लेना है, हो जाएगा आपका काम। Ln का मतलब क्या, आपके जितने भी लेंथेनॉइड है वो सारे आगे। चलो अब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में क्या है, तुलना की गई है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है उनकी बात करी है, बस ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या बोला, लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा सिर्फ +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो सामान्य जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो वो कौन सी है इनकी +3 है, लेकिन ये कभी कभी +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन एक्टिनॉइड्स जो है इनमें तो अलग अलग टाइप की दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो आपका 5F है, 6D है और 7S है, उनकी ऊर्जा समान होती है, उसी वजह से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाते ही हैं, उसके अलावा ये +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। तो ये तो सिर्फ +3 और उसके अलावा +2 और +4 दिखाते हैं, उसके ये जो है ना, ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। लेंथेनॉइड्स की बात करें तो इनके आयंस जो है कलरलेस होते हैं, लेंथेनॉइड्स के, इनके आयंस जो है एक्टिनॉइड्स के वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। लेंथेनॉइड्स जो है यहां पर नीचे और लेंथेनॉइड्स जो है ये आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। लेंथेनॉइड्स जो है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, बड़े बड़े कंपाउंड नहीं बनाएंगे। वही बात करें कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अगले चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। एक्टिनॉइड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बड़े बड़े जो कंपाउंड है वो बनाएंगे, ठीक है। ये ऑक्सो आयंस ऑक्सोकेटाइंस नहीं बनाते हैं ना, ये आपके जो लेंथेनॉइड्स है वो क्या है, ऑक्सोकेटाइंस नहीं बनाते हैं। वहीं एक्टिनॉइड्स की बात करें तो ये ऑक्सोकेटाइन बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, जैसे आपके UO2 2+, PuO2 2+ और UO+, ठीक है, ये सारे बनाते हैं। इनके कंपाउंड कम क्षारीय होते हैं, किसके, लेंथेनॉइड्स जो इनकी कंपाउंड जो कम क्षारीय होते हैं। वहीं बात करें एक्टिनॉइड्स की तो इनकी कंपाउंड अधिक क्षारीय होते हैं, बस कंपेयर किया गया है, आपस में तुलना की गई है ना। और लेंथेनॉइड्स की बात करें तो इसमें जो प्रोमीथियम को छोड़कर ये सभी नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं, इनमें कोई रेडियोएक्टिव नहीं होता, सिर्फ प्रोमीथियम जो है वो क्या होता है आपका, रेडियोएक्टिव होता है। किसके अंदर, लेंथेनॉइड्स के अंदर प्रोमीथियम के अलावा कोई भी रेडियोएक्टिव नहीं होता, बाकी सारे नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं, मतलब कोई भी रेडियोएक्टिव नहीं होता, सिर्फ प्रोमीथियम जो है वो रेडियोएक्टिव होता है। वही बात करूं मैं एक्टिनॉइड्स की, तो एक्टिनॉइड्स जो है ये रेडियोएक्टिव होते हैं, एक्टिनॉइड्स जो है वो रेडियोएक्टिव होते हैं। और वही बात करूं मैं लेंथेनॉइड्स की, तो उसमें सिर्फ प्रोमीथियम जो वो रेडियोएक्टिव होता है, उसके अलावा कोई रेडियोएक्टिव नहीं होता। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आसानी से समझा जा सकता है, जो लेंथेनॉइड्स हैं उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उनको आसानी से समझा जा सकता है। वही बात करो एक्टिनॉइड्स की, तो उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उनको आसानी से नहीं समझाया जा सकता। बस यही अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ इस चैप्टर की होती है विदाई। अब इसको करेंगे अपन रिवीजन वाले लेक्चर्स के अंदर, उससे पहले अपन अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लो, वहां आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चैप्टर समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।